19 मई 2025 को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अमेरिका पहुंचे। ये उनका आधिकारिक दौरा था। 21 मई को उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दोनों नेता व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मिले। यहाँ दोनों देश के कुछ और अधिकारी भी मौजूद थे। कवरेज के लिए मीडिया भी बुलाई गई थी। कुछ देर में दोनों देश के नेताओं की बात शुरू हुई। बातचीत पहले तो धीमी पेस में चली, लेकिन कुछ ही देर में ये एक बहस में तब्दील हो गई। गर्मा गर्म बहस। ट्रंप ने रामाफोसा से कहा कि आपके देश यानी साउथ अफ्रीका में वाइट जेनोसाइड हो रहा है। ट्रंप ने कुछ वाइट फार्मर्स यानी गोरे किसानों की मौत को इससे जोड़ने की कोशिश की। रामाफोसा दोहराते रहे कि ये किसानों की हत्याओं के मामले हैं, इसमें गोरे और काले दोनों किसान शामिल हैं, इसे आपराधिक घटनाओं की तरह ही देखना चाहिए। लेकिन ट्रंप मानने कहाँ वाले थे। उन्होंने बार बार रामाफोसा की बात को रौंदा। कुछ देर में ओवल ऑफिस की लाइट डिम करवाई गई और कुछ वीडियो प्ले हुई। इसके बाद ट्रंप कुछ न्यूज़ कटिंग लेकर आए। वो इन सबको वाइट जेनोसाइड के कथित सबूत की तरह पेश कर रहे थे। इन सब के बीच रामाफोसा बात संभालने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका के मुकाबले में एक कमज़ोर देश का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने ये पेशकश भी की कि हमारे देश में जो खनिज हैं वो आपके काम आ सकते हैं। लेकिन ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था कि वो रामाफोसा पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब ये सब ड्रामा खत्म हुआ तो अमेरिका समेत दुनिया भर की मीडिया ने ट्रंप के उन दावों को और ख़ास तौर पर उनके पेश किए गए कथित सबूतों का फैक्ट चेक किया। पता चला कि ट्रंप की ये कथित सबूत तो खुद फर्जी हैं। उन्होंने न्यूज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इसके बाद वाइट जेनोसाइड टर्म फिर चर्चा में आ गया। ट्रंप के खासम खास एलन मस्क भी कई दफ़े इसके लिए आवाज़ उठा चुके हैं। इसलिए आज के शो में इसी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाइट जेनोसाइड की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों को मारा जा रहा है और एलन मस्क इसके लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वाइट जेनोसाइड टर्म आया कहाँ से। साउथ अफ्रीका एक अपार्थाइड स्टेट हुआ करता था, यानी यहाँ रंग भेद होता है। काले लोगों के खिलाफ यहाँ हीन भावना हुआ करती थी। उनके रंग की वजह से उनकी हत्या लूट की जाती थी, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। और ऐसा करने वाले लोग कौन थे? वो थे वाइट सुप्रीमिस्ट। ऐसे लोग जो अपनी सफ़ेद चमड़ी पर गुमान करते और काले लोगों को अपने से नीचा समझते। यही लोग सरकार में भी थे। सनद रहे कि इनमें सभी गोरे शामिल नहीं थे, सिर्फ वाइट सुप्रीमिस्ट बस इसमें शामिल थे। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हम आपको आगे बताएंगे। बहरहाल 1994 में साउथ अफ्रीका में रंगभेद खत्म हो गया। इससे उन वाइट सुप्रीमिस्ट लोगों की दुकानें बंद हो गईं जो इसके नाम पर धंधा किया करते थे और अपनी सुप्रीमेसी जताते थे पूरे देश में। इसलिए इन्हीं लोगों ने वाइट जेनोसाइड जैसा टर्म इजाद किया ताकि समाज में डर पैदा किया जा सके कि कैसे गोरे लोगों की सुनियोजित ढंग से हत्याएं की जा रही हैं। इसके बाद कुछ अति दक्षिणपंथी संगठनों ने भी इसका रागा लापा। तब से ये टर्म चल पड़ा, लेकिन इसके कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कम से कम साउथ अफ्रीका में तो नहीं ही मिले हैं इसके कोई सबूत। कट टू 2025 जनवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि उनके वोटर्स का एक बड़ा बेस वाइट सुपरमिस्ट आबादी का है, इसलिए फिर एक बार ये मुद्दा उठा। ट्रंप ने एलन मस्क को भी अपनी सरकार में शामिल किया। मस्क ने मार्च 2025 में पहली बार ये मुद्दा उठाया। कहा साउथ अफ्रीका की एक बड़ी पार्टी वाइट जेनोसाइड को प्रमोट कर रही है। एक महीने पहले साउथ अफ्रीका की सरकार ऐसा एक कानून लेकर आई है जिसमें श्वेत लोगों की जमीन छीनी जा सकती है, वो भी बिना मुआवजे के। स्टारलिंक को साउथ अफ्रीका में लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं एक काले रंग का व्यक्ति नहीं हूँ, ये एलन मस्क का कहना था। ये सब दावे मार्च महीने में उन्होंने किए थे। प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। हालांकि इनके लगभग सभी दावे फर्जी साबित हुए आगे जाकर। मार्च महीने में कुछ गोरे लोग साउथ अफ्रीका से अमेरिका आए। दावा किया गया कि उन लोगों पर अत्याचार हुआ है। कुछ एक परिवारों को ज़मीन छोड़ने की भी धमकी मिली थी, ऐसा दावा किया गया। लेकिन इस घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। साउथ अफ्रीका में 45 लाख से ज़्यादा श्वेत लोग रहते हैं, लेकिन अमेरिका आने वालों की संख्या महज कुछ दर्जन बस थी। ज़्यादातर लोग साउथ अफ्रीका में किसी समस्या से इनकार करते हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रामाफोसा की बेइज्जती की और
जो वाइट लोग हैं साउथ अफ्रीका में उन पर अत्याचार के आरोप लगाए और देश में वाइट जेनोसाइड के आरोप भी रामाफोसा पर लगा दिए ट्रंप ने। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के कई दावों को झूठा बताया। इनमें से कम 5 दावों की पोल तो हम ही खोल देते हैं। नंबर 1, ट्रंप ने दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों की हत्याएं हो रही हैं। इस पर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी लिखती है कि साउथ अफ्रीका दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं। यहां की आबादी लगभग 6 करोड़ है और हर रोज़ औसतन 72 लोगों की यहां पे हत्या होती है। 2014 में कुल 26,232 लोगों की हत्याएं हुई थी। इनमें से महज 8 पीड़ित किसान थे और इसमें से कितने गोरे और कितने काले थे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन किसानों से जुड़ी हत्या की संख्या एकदम कम थी। उसके एकदम उलट जैसा ट्रंप दावा कर रहे थे। इस पर श्वेत किसानों के संगठन ने भी कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। TLUSA नाम का एक संगठन है श्वेत किसानों का। उनका आंकड़ा ये बताता है कि 1990 से लेकर अब तक महज 1363 जो श्वेत किसान है उनकी हत्या हुई है और मतलब इसका जो औसतन साल का निकलता है वो 40 निकलता है, जो कुल हत्याओं का 1% भी नहीं है। माने श्वेत किसानों के संगठन ने जो डाटा इकट्ठा किया है वो भी ट्रंप के दावों की पोल खोलता है। अब ट्रंप के दूसरे झूठे दावे पर आते हैं। साउथ अफ्रीका की सरकार श्वेत किसानों की जमीन पर कब्जा कर रही है, उन्हें मुआवजा भी नहीं दे रही है और तो और वो जमीन उनसे छीनकर ब्लैक अफ्रीकन को बांट रही है। ये ट्रंप ने दावा किया था ओवल ऑफिस में और इसी तरह का दावा एलन मस्क भी मार्च महीने में कर चुके हैं, जिसका प्लेटफॉर्म एक्स का ट्वीट हमने जो पोस्ट है वो आपको हमने कुछ देर पहले दिखाया। अब आइए इस दावे की भी सच्चाई जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने उपनिवेशवाद और रंगभेद का दंश सहा है। इसकी वजह से वहाँ की मूल निवासियों की ज़मीन श्वेत लोगों के पास चली गई थी। आज की डेट में साउथ अफ्रीका की लगभग 75% ज़मीन गोरे किसानों के कब्जे में है। हम सरकारी ज़मीन की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे निजी स्वामित्व वाली ज़मीन जिसमें खेती होती है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। लगभग 75% ज़मीन जो है गोरे किसानों के पास है, जिनकी संख्या देश में महज 7% से भी कम है। वहीं ब्लैक साउथ अफ्रीकन लोगों के पास महज 4% ज़मीन है, जिनकी संख्या देश में लगभग 80% है। ये सब उपनिवेशवाद और रंगभेद की वजह से हुआ है। इसी खाई को रामाफोसा की सरकार से मिटाना चाहती है। जिस देश में वंचितों के साथ भेदभाव होता है उसे मिटाने की ज़रूरत भी होती है। रामाफोसा की सरकार भी यही कर रही थी। ये सरकार लेके आई थी जनवरी महीने में कानून, जिसके तहत सरकार अगर चाहे तो सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण कर सकती है। कुछ एक दुर्लभ मामलों में अधिग्रहण बगैर मुआवजे के भी किया जा सकता है और इस कानून की भाषा एकदम स्पष्ट नहीं थी। हालांकि अभी तक इस कानून का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण करने में इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया है और तो और इस कानून में इस बात का भी जिक्र नहीं मिलता है कि ये सिर्फ गोरे किसानों की ज़मीन छीनने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसलिए ट्रंप का ये दावा भी यहाँ पर झूठा निकलता है। अब तीसरे दावे में आते हैं। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने एक वीडियो दिखाया जिसमें साउथ अफ्रीका के नेता जूलियस मालेमा एक गाना गा रहे हैं। उस गाने के बोल है किल द बोअर, यानी किसानों को मारो। इस गाने में अफ्रीकानर्स की हत्या की बात कही जा रही है। अफ्रीकानर्स उन लोगों को कहते हैं जो यूरोप, खास तौर पर नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका आए थे और इन्हीं लोगों ने यहाँ के बाशिंदों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अब इस गाने का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है। ये गाना उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए वहाँ के क्रांतिकारी गाया करते थे। इसे रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता था। साउथ अफ्रीका की 3 अदालतों ने इसे हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा हुआ है। पर एक रैली में एक विपक्षी नेता ने यह गाना गा दिया तो ट्रंप पूरे देश पर ही आरोप मढ़ने लगे। अब जिस पार्टी के नेता ने ये गाना गाया था उसने रॉयटर्स को बताया है कि हमें नहीं पता था कि हमारे वीडियो का इस्तेमाल कर वाइट जेनोसाइड जैसी फर्जी थ्योरीज को बढ़ावा दिया जाएगा और हम इस नाटक का एक हिस्सा बन जाएंगे। चौथे दावे पर आते हैं। ट्रंप ने 2020 की एक वीडियो चलाई ओवल ऑफिस में जिसमें लंबी लंबी कतार से कई सारे क्रॉस साइन दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसे श्वेत किसानों का कब्रिस्तान बता दिया, लेकिन ये वीडियो भी फर्जी निकला। ये एक प्रोटेस्ट का वीडियो था। दरअसल 2020 में 2 लोगों की खेत में हत्या कर दी गई थी। उसी के विरोध में वहाँ के लोकल लोगों ने सांकेतिक रूप से कब्रें बनाई थी। इनमें लोग दफन नहीं थे, ये बस सांकेतिक रूप से बनाई गई थी ताकि बरसों से हो रही किसानों की हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया जा सके। यह दावा भी फर्जी निकला। नंबर 5, ट्रंप अपने हाथ में एक न्यूज़ की कटिंग रखे हुए थे जिसमें वो एक फोटो को श्वेत किसानों की सामूहिक कब्र बता रहे थे जिन्हें साउथ अफ्रीका में मारा गया था, ऐसा दावा कर रहे थे ट्रंप। लेकिन ये फोटो भी फर्जी निकला। ये फोटो दरअसल था कॉन्गो का,
जहां लोग एक विद्रोही गुट की गोलीबारी में मारे गए थे। ये तो हुई ट्रंप के झूठे दावों की बात। अब आपको थोड़ा अतीत की झलक देते हैं, आपको समझाते हैं कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद कैसे खत्म हुआ। 15वीं सदी में यूरोप के लोग नई ज़मीन की तलाश में थे और एक पुर्तगाली जहाज़ इसी तलाश में निकला। वो भारत जाना चाहता था, भारत के लिए रास्ता खोज रहा था, लेकिन वो पहुंच गया साउथ अफ्रीका, जो आज की साउथ अफ्रीका की ज़मीन है। मतलब उस वक्त हुआ ये था कि एक भयंकर तूफान आया था, जिस वजह से वो जहाज़ रास्ता भूल गया था। जिस जगह पर ये जहाज़ रुका आज हम उसे केप टाउन के नाम से जानते हैं। फिर 1997 तक डच लोग यहाँ रहते रहे। लंबे समय तक इस इलाके में शांति बरकरार रही। डच और अंग्रेज़ों के बीच सत्ता की अदली बदली चलती रही। फिर इस इलाके में सोना और हीरा जैसे कीमती सामान मिलने लगे। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी सेना उतारती लालच में। वो नए इलाकों पर कब्जा करने लगे, संसाधनों को लूटने लगे। 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना कर दी अंग्रेज़ों ने, पर पहले विश्व युद्ध के बाद साउथ अफ्रीका को आज़ाद करना पड़ा। 1934 में इसे आज़ादी मिल गई। इतने सालों तक गोरे लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों पर शासन किया। ये मानसिकता आज़ादी के साथ ख़त्म नहीं हो सकी। 1948 में नेशनल पार्टी फॉर साउथ अफ्रीका को देश की कमान मिली। इस पार्टी के मूल में वाइट सुप्रीमेसी थी। इसके नेता काले लोगों से नफरत करते। सरकार बनते ही रंगभेद की नीति लागू हो गई। काले लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। उन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाती, इस अधिकार से वंचित रखा जाता। पूरे समाज को रंग के आधार पर बांट दिया गया। गोरे लोगों को सरकार में जगह मिली, प्रशासन में बड़े बड़े पद मिले। आलम यह था कि ब्लैक अफ्रीकन्स को गोरे लोगों के रिहायशी इलाकों में घुसने के लिए भी पास लेना पड़ता था। ब्लैक अफ्रीकन से ज़मीन खरीदने का हक भी छीन लिया गया। इन सब के विरोध में 1970 के दशक में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC इसको लीड कर रही थी और इस पार्टी के सरपरस्त थे महान नेल्सन मंडेला। वो इस समय जेल में बंद थे। 1978 में पीटर विलियम देश के प्रधानमंत्री बने। ये काले लोगों से घोर नफरत करने वाले नेता थे। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स को ख़त्म करने के लिए एक हथियार बनवाने के लिए एक साइंटिस्ट को यूरोप भी भेजा था। उनके दौर में और असंतोष बढ़ा। ANC के क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया। इसकी वजह से अमेरिका ने ANC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। मंडेला को भी एक आतंकवादी बताया अमेरिका ने, लेकिन उनकी कोशिश रंग लाई। ANC की कोशिश रंग लाई और साउथ अफ्रीका के कानून में बदलाव हुए। ब्लैक अफ्रीकन्स को वोट के अधिकार मिले। 1994 में फाइनली मंडेला राष्ट्रपति बन गए। तब जाकर अफ्रीका में काले लोगों को कुछ अधिकार मिलने लगे। 2008 में अमेरिका ने मंडेला और उनकी पार्टी को आतंकी संगठन की लिस्ट से भी बाहर कर दिया। तब से अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन दिनों साउथ अफ्रीका रूस के ज्यादा करीब नजर आ रहा है। अब एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। हमने जानकार से पूछा कि ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसे दावे क्यों किए। इनमें से कुछ दावे तो फर्जी निकले। वो रामाफोसा की बेइज्जती कर हासिल क्या करना चाहते थे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट्स भी आपके सही है, ये फर्जी ही है। उन्होंने रामाफोसा को बोला है कि जेनोसाइड हुआ है व्हाइट फार्मर्स के अगेंस्ट। सबसे पहले तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को जेनोसाइड का मतलब ही नहीं पता। अगर जेनोसाइड का मतलब पता होता तो वो पहले गाजा को देखते। उधर जेनोसाइड नहीं हुआ है। एक्चुअली उस कंट्री में क्या हो रहा है कि अपार्थाइड इट्स अ न्यू कंट्री ना, 30 साल पुराना कंट्री है। तो अभी भी जो देश के जो व्हाइट फार्मर्स है 10% लोग, उनके हाथ ही 80% ऑफ द लैंड है। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एक लैंड जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वैसा एक प्लान लाया है। तो उसके चलते कुछ देयर वेयर सम क्लैशेस एंड उस क्लैश के चलते हुआ होगा कुछ व्हाइट फार्मर्स का डेथ। ऐसा नहीं है, क्लैश होता है तो डेथ भी होता है, तो डेथ हुआ है। और बीच में क्या हुआ है कि देखिए साउथ अफ्रीका इज अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। साउथ अफ्रीका की जो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजिशन पार्टी मालेमा का EEF, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें अपना लैंड, वो पॉलिटिकल रीजन के लिए हमें अपना लैंड चाहिए, हमें व्हाइट फार्मर्स को मारना चाहिए, किल द बर्ड्स। व्हाइट फार्मर्स को मारना चाहिए भी नहीं बोला, उन्होंने बोला किल द बर्ड्स। एक गाना गाया। तो उसी को एक एक्सक्यूज बना के ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, रामाफोसा को उनको ना मतलब ही ट्राइड टू पुश हिम टू द कॉर्नर। अब क्यों कॉर्नर में लिया गया? आई थिंक देयर आर 3 रीजंस। नंबर वन ये है कि सबसे बड़ी जो है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ ICJ गया था।
तो उसका एक बहुत बड़ा गुस्सा ट्रम्प के दिमाग में है कि इजराइल को कैसे कोर्ट में घसीट के लेके गया। दूसरा जो पॉइंट है गुस्से का कारण ये है, वो ये है कि रशिया को अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका इट्स अ सोवरेन कंट्री, इट हैज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, रशिया के साथ इसका बड़ा अच्छा रिलेशन है, सोवियत यूनियन के टाइम से ही इनके साथ अच्छा रिलेशन है, चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन है। यूक्रेन में जो बॉम्बिंग किया था रशिया ने, उसकी जो 1 साल के दिन हुआ, उसी दिन रशिया ने साउथ अफ्रीका के साथ नेवल एक्सरसाइज किया। वो एक सिंबॉलिक था और उससे भी बहुत गुस्सा हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका इज अ मिनरल रिसोर्स रिच कंट्री और एलोन मस्क को चाहिए उधर का रिसोर्सेज, मिनरल्स। तो ये सब करके अगर रामाफोसा थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, देन ही कैन गेट सम गुड डील, मिनरल में। टैरिफ्स का भी मुझे लगता है, ये टैरिफ्स का जो है, टैरिफ्स का भी वही पंगा है कि हाँ, हम टैरिफ्स लगा देते हैं, फिर ये टैरिफ्स हटाने के बहाने, टैरिफ्स हटाने की चक्कर में ये लोग थोड़ा मिनरल का प्राइस कम कर देंगे। तो दिस इज, आई थिंक, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प इज अ पॉलिटिशियन एंड अ बिजनेसमैन। उनको बिजनेस डील बेटर चाहिए। क्या ये ट्रम्प का एक पैटर्न सा बन गया है कि जिस देश से कुछ हासिल करना हो, उससे डील करनी हो, तो उसके नेता को बुलाओ, वहाँ उसके सामने अपनी धौंस जमाओ और उसकी बेइज्जती करके एक समझौता कर लो? हाँ, मैंने आज ही एक CNN या किसी में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अभी तो लोगों मतलब जो फॉरेन लीडर्स है, वो लोग अभी व्हाइट हाउस जाने से डर रहे हैं कि अभी बेइज्जती होंगे। लेकिन मुझे लगता है जेलेंस्की वाज रियली अ वन ऑफ केस। जेलेंस्की केस वाज वन ऑफ, उनको इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज वो गए थे, पहली बार हुआ था। पीपल थॉट कि रामाफोसा भी जाएंगे, रामाफोसा को भी वही हाल होगा, लेकिन कहाँ कर पाए। इनफैक्ट रामाफोसा को तो एम्बुश किया गया। रामाफोसा को पहले इन्होंने ये बोला वो बोला, उसके बाद जब दे कुड नॉट बीट रामाफोसा बाय लॉजिक, ट्रम्प ने बोला कि लाइट बंद करो और उनको वीडियो दिखाओ। पता चला वो वीडियो 10 साल पुराना, 7-8 साल पुराना तो है ही। फिर उन्होंने बोला वीडियो बंद करके, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो डॉक्यूमेंट्स में जो फोटो दिखाया, वो फोटो पता चला कि साउथ अफ्रीका के नहीं, कांगो का है। तो अल्टीमेटली ही कुड नॉट ट्रीट रामाफोसा लाइक ही ट्रीटेड जेलेंस्की, राइट? एंड अदर कंट्रीज दे आर ऑल्सो, बाकी कंट्रीज में भी तो पीपल लीडर्स आर सेंसिबल। तो आई डोंट थिंक ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, अगेन आई एम सेइंग, वो ये सब करेंगे, हरकतें करके उनका टारगेट रहेगा कि डील को अच्छे डील मिले, प्रेशर टैक्टिक्स। बट आई डोंट थिंक दिस प्रेशर टैक्टिक्स विल वर्क विद उनके साथ। तो रामाफोसा के साथ तो नहीं चला, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये चैप्टर यहीं तक। अब जाते जाते एक बोनस खबर जान लीजिए। ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। हाल में IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और सैन्य खर्चे को बढ़ाने में कर सकता है। अब IMF ने इस पर अपनी सफाई दी है। कहा है कि पाकिस्तान को मिला नया लोन सितंबर 2024 में ही अप्रूव हो गया था, जिसकी कुल धनराशि $7 अरब है। अब तक पाकिस्तान को इसके तहत कुल $2.1 अरब मिल चुके हैं। अप्रूव हुआ पैसा सीधा सेंट्रल बैंक को मिलता है। इन पैसों का उपयोग किसी भी तरह से सरकारी बजट के लिए नहीं किया जाता। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी सर्वेश ने और स्क्रिप्टिंग में मेरी सहायता की थी हमारे साथी हेमंत ने। देखते रहिए खबरगांव।